जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। यह पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की 3 विशेषताएं बताइए। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की पहली विशेषता है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। सार्वजनिक यानी सरकारी और निजी यानी प्राइवेट। तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसमें क्या होता है कि जो महत्वपूर्ण उद्योग होते हैं वो तो किस में होते हैं, सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत कार्य किया जाता है, और अन्य जो उद्योग होते हैं वो निजी क्षेत्र के अंतर्गत उसमें उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र मिलजुल कर काम करते हैं, इसे बोलते हैं निजी एवं सार्वजनिक सह अस्तित्व। दूसरा है कि निजी संपत्ति का अधिकार एवं आर्थिक समानता। निजी संपत्ति का अधिकार का अर्थ है कि हर जो व्यक्ति होता है उसे अपनी संपत्ति रखने, उसका प्रयोग करने, उसको हस्तांतरित करने का अधिकार होता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अमीर व्यक्ति और अधिक संपत्ति अर्जित करता जाए और अधिक अमीर होता जाए। सरकार क्या करती है कि हस्तक्षेप करती है और आर्थिक समानता बनाए रखती है। कैसे कि जो अमीर होते हैं इनसे कर लेती है और कर से जो धन इकट्ठा होता है उसे गरीबों पे, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति आदि पर व्यय करती है, जिससे अमीर और गरीब का गैप जो है वो कम हो जाए। तो व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार भी होता है और आर्थिक समानता के लिए सरकार हस्तक्षेप भी करती है। फिर है कीमत यंत्र। कीमत यंत्र का अर्थ है कि कोई भी वस्तु की जो कीमत होती है वो मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वस्तु की कीमत बढ़ती ही जाएगी। सरकार देखती है कि गरीब लोग जो हैं उनकी पहुंच में जो अनिवार्य आवश्यकता की वस्तु हो, इसके लिए सरकार क्या करती है, हस्तक्षेप करती है। प्राइस गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और गरीबों को राशन की दुकानों के माध्यम से कम कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध कराती है। तो कीमत यंत्र भी होता है और आदेशात्मक नियंत्रण भी होता है। सरकार आदेश जारी कर देती है कि इस कीमत से अधिक कीमत पर वस्तु का विक्रय नहीं होगा। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की पहली विशेषता है निजी एवं सार्वजनिक सह अस्तित्व। दोनों क्षेत्र मिलजुल कर कार्य करते हैं। निजी संपत्ति, जो प्राइवेट एंटिटी होते हैं उन्हें निजी संपत्ति रखने, प्रयोग करने और हस्तांतरित करने का अधिकार होता है। लेकिन सरकार आर्थिक समानता बनाए रखने के लिए क्या करती है, वृद्धावस्था पेंशन आधारभूत सुविधाएं गरीबों को प्रदान करती है। कीमत यंत्र यानी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है, लेकिन सरकार आदेशात्मक नियंत्रण रखती है जिससे कि मूल्य स्थायित्व बनाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या पहली है कि क्या उत्पादन किया जाए। क्या उत्पादन किया जाए का अर्थ है उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। दूसरा, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, उपभोक्ता वस्तुओं का कितना उत्पादन किया जाए और पूंजीगत वस्तुओं का कितना उत्पादन किया जाए। ये अर्थव्यवस्था की पहली समस्या है। दूसरी समस्या है कि कैसे उत्पादन किया जाए। कैसे का अर्थ है कि श्रम प्रधान तकनीक से उत्पादन किया जाए, यानी श्रमिक ज़्यादा काम करें और पूंजी का प्रयोग कम हो, या फिर पूंजी प्रधान तकनीक से उत्पादन किया जाए। तो ये दूसरी समस्या है। तीसरी समस्या है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। किसके लिए का अर्थ है कि उत्पादन अमीरों के लिए किया जाए या गरीबों के लिए किया जाए। यदि अमीरों के लिए उत्पादन अधिक किया जाता है तो जो देश की विकास दर है वो बढ़ती है, जीडीपी में वृद्धि होती है। लेकिन यदि गरीबों के लिए उत्पादन किया जाता है तो उससे क्या होगा, सामाजिक समानता में वृद्धि होगी। तो इन दोनों दृष्टिकोणों में जो है संतुलन बनाना होता है। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, क्या उत्पादन किया जाए, यानी पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या उपभोक्ता वस्तुओं का।
वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए, यानी श्रम प्रधान तकनीक से या पूंजी प्रधान तकनीक से। किसके लिए उत्पादन किया जाए, यानी अमीरों के लिए उत्पादन किया जाए या गरीबों के लिए उत्पादन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 24 है, सीमांत अवसर लागत को समझाइए। सीमांत अवसर लागत क्या होती है कि मान लीजिए कि उत्पादन के जो साधन है वो स्थिर हैं, उत्पादन की तकनीक स्थिर है। अब आप x और y दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। आप इतनी x वस्तु बना रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, और इतनी ये y वस्तु है और इतनी आप x वस्तु बना रहे हैं। ये आपका संतुलन बिंदु है। अब आप ये चाहते हैं कि आप x और y वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि आप मान लीजिए x वस्तु 0 बना रहे, x वस्तु 2 बनाते हैं तो y वस्तु 5 बनाते हैं। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आप x वस्तु 1 ज़्यादा बनाएं तब 3x वस्तु बनाएं, तो आपको y वस्तु की कुछ इकाइयों का त्याग करना होगा, क्योंकि आपके पास जो है उत्पादन के साधन तो इतने ही हैं, इससे ज़्यादा साधन नहीं है। अब इतने ही संसाधनों से या तो आप x वस्तु का उत्पादन कर लें या y का। यदि आप x का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको y का उत्पादन कम करना होगा। तो आपने x का उत्पादन इतना बढ़ाया, जब आपने x का उत्पादन इतना बढ़ाया तो y का उत्पादन इतना घट गया। आप ये नए संतुलन पर आ गए। बहुत सरल शब्दों में समझें तो सीमांत उत्पादन संभावना क्या बताती है कि x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए y वस्तु की कितनी मात्रा का त्याग किया जाता है। आपने x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए y वस्तु की इतनी मात्रा का त्याग किया, तो यही क्या कहलाएगी, अवसर लागत। ये x नीचे है डेल्टा x, यानी x की आपने एक मात्रा को प्राप्त किया, और डेल्टा y का मतलब है, इसके लिए हम मान लेते हैं आपने y की दो वस्तुओं का त्याग किया। तो सीमांत अवसर लागत क्या बताती है कि यदि उत्पादन की तकनीक, उत्पादन के साधन स्थिर हो, उत्पादन की तकनीक स्थिर हो और आप x और y दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, तो x वस्तु की अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए आप y वस्तु की कितनी मात्रा का त्याग कर सकते हैं। जितनी मात्रा का आप त्याग करेंगे वह क्या कहलाएगी, सीमांत अवसर लागत कहलाएगी। लिखेंगे इस ऐसे कि सीमांत अवसर लागत का आशय x और y वस्तु में से x वस्तु की अतिरिक्त इकाई के लिए y वस्तु के उत्पादन का परित्याग है। मान लीजिए कि आप ये संयोग में क्या कर रहे हैं कि x वस्तु नहीं बना रहे, पूरे पैसे आपके पास जो भी संसाधन है उनसे आप 75 y वस्तु बनाते हैं। अब आप चाहते हैं कि आप x वस्तु का भी उत्पादन करें, तो आप भी बस संयोग में क्या करेंगे कि आप एक x वस्तु बनाएंगे। तो चूंकि आपके पास जो है संसाधन जो हैं वो तो स्थिर हैं, संसाधन तो बढ़ेंगे नहीं, लेकिन आप x वस्तु का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको y वस्तु का उत्पादन क्या करना पड़ेगा, कम। तो आपने जब x वस्तु का एक उत्पादन बढ़ाया तो y वस्तु का आपने 5 उत्पादन कम कर दिया। तो ऊपर क्या आता है, कितना आपने y का त्याग किया है, तो आपने y का त्याग किया, कितना किया है, 5, और आपने x की कितनी इकाइयाँ प्राप्त की हैं, 1। तो आपकी सीमांत अवसर लागत क्या हो गई, 5/1, यानी 5 इकाइयों का त्याग करने पर 1 इकाई प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 26 है कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है। तो उत्पादन संभावना वक्र जो है वो यह बताता है कि यदि आपके पास उत्पादन के साधन स्थिर हैं, यानी इनको आप घटा बढ़ा नहीं सकते, उत्पादन की तकनीक भी जो है वो स्थिर है, यानी श्रम प्रधान से करेंगे तो उससे ही करेंगे और पूंजी प्रधान से करेंगे तो उससे ही करेंगे, यानी आपके उत्पादन के साधन स्थिर हैं और उत्पादन की तकनीक भी स्थिर है, और अब आप x और y दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। तो आपको उत्पादन इतने ही पैसों से या इतने ही संसाधन से आप x और y की कितनी कितनी मात्राएं उत्पादित कर सकते हैं, वो क्या है, उनकी संभावना को हम क्या कहेंगे, उत्पादन संभावना वक्र, जो संभावनाओं को बताए। जैसे मान लेते हैं कि आपका C संयोग है,
तो सी संयोग में क्या है कि आप केवल एक्स वस्तु बना रहे हैं। और यदि हम ए संयोग को लेते हैं तो ए संयोग में क्या होगा कि आप केवल वाई वस्तु बना रहे हैं 6। सी संयोग जब था तब आप केवल 3 केले बनाते थे। अब ए संयोग में क्या है, आप 6 जो है आम बनाते हैं, मतलब पूरे संसाधनों का प्रयोग करके आप केवल आम बना रहे हैं, केले नहीं बना रहे। अब बी संयोग में क्या होगा कि आप आम भी बनाएंगे और केले भी बनाएंगे। तो ये आपकी 3 संभावनाएं हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र क्या है, ये उत्पादन संभावना वक्र है जो उत्पादन की संभावना को बता रहा है कि ए संयोग में आप 6 आम उत्पादित कर सकते हैं, बी संयोग में आम और केले उत्पादित कर सकते हैं, और सी संयोग में आप केवल केले उत्पादित कर सकते हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र क्या बताता है, उत्पादन की संभावना को बताता है। साथ ही क्या याद रखना, उत्पादन की संभावना को कब बताता है, जबकि उत्पादन के साधन स्थिर हैं और उत्पादन की तकनीक स्थिर है, और आप 2 वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। तो 2 वस्तुओं के उत्पादन के विभिन्न संयोगों को, ए बी सी ये क्या है, संयोग हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र क्या बताता है, उत्पादन संभावना वक्र 2 वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाता है। ये सारे क्या हैं, संयोग हैं जिसका कि उत्पादक उत्पादन कर सकता है। तो 2 वस्तुओं के उन संयोगों को बताता है जिन्हें उत्पादन के संसाधन और तकनीक द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। सैमुअल्सन ने परिभाषा दी है कि उत्पादन संभावना वक्र चुनाव की सूची को दर्शाता है। ये आपको चुनाव के लिए ABCDEF ऑप्शन है, इनको सैमुअल्सन ने चुनाव की सूची का नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 26 है कि उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं बताइए। पहली मान्यता है कि उत्पादन के जो साधन हैं वो स्थिर होना चाहिए और वो समान रूप से कुशल होना चाहिए, यानी जितने भी लेबर है वो समान रूप से कुशल होना चाहिए। ऐसे ही प्रत्येक संसाधन पर उत्पादन की जो तकनीक है वह स्थिर होना चाहिए, यानी यदि आप श्रम प्रधान तकनीक से उत्पादन कर रहे हैं तो उसी से करें, और पूंजी प्रधान तकनीक से उत्पादन कर रहे हैं तो उसी से करें। फिर 2 वस्तुओं का उत्पादन होना चाहिए, कंप्यूटर और कार, यानी एक्स और वाई, आप 2 वस्तुओं का उत्पादन पर का ही उत्पादन संभावना वक्र बनाया जा सकता है। तो उत्पादन संभावना वक्र की पहली मान्यता है कि उत्पादन के जो संसाधन हैं उनकी मात्रा निश्चित होना चाहिए। भूमि पूंजी श्रम संगठन की मात्रा निश्चित होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, उनका कुशलतम उपयोग होना चाहिए, उत्पादन की जो तकनीक है वो स्थिर होना चाहिए, और केवल 2 वस्तुओं का उत्पादन होना चाहिए। तो उत्पादन के संसाधन जो हैं वो स्थिर होना चाहिए, तकनीक स्थिर होना चाहिए, और 2 वस्तुओं का उत्पादन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, कुल उपयोगिता कब अधिकतम होती है। मान लीजिए कि आप उपभोग कर रहे हैं, तो उपभोग की पहली इकाई का जब आप उपभोग करते हैं तो आपको 10 उपयोगिता मिलती है। आपको बहुत तेज भूख लगी है, पहली प्लेट जब आप खाते हैं तो आपको 10 उपयोगिता मिलती है। दूसरी प्लेट भोजन मिलता है तो थोड़ा पेट भर गया है तो कम उपयोगिता 5 मिल रही है। अब पूरा पेट भर गया तब भी यदि कोई खाना खिलाए तो 0 उपयोगिता मिलेगी, और इसके बाद भी यदि ज़बरदस्ती खाना खिलाया जाए तो उपयोगिता ऋणात्मक हो जाएगी, यानी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब आपको क्वेश्चन के आंसर में तालिका बनानी होगी। जब आपने पहली इकाई का उपभोग किया तो आपको कितनी उपयोगिता मिली, 10, दूसरी से 5, तीसरी इकाई से 0, पेट भर गया है, चौथी इकाई से -5। अब कुल उपयोगिता यदि हम निकालें तो कुल उपयोगिता कितनी है, 10। जब 2 इकाई यानी 1 और 2 का उपयोग करा तो कुल उपयोगिता कितनी हो गई, 15। 1, 2, 3 का उपयोग करा तो कुल उपयोगिता कितनी हो गई, तब भी 15 है, क्योंकि तीसरी इकाई से 0 उपयोगिता है। और जब 1, 2, 3, 4 का उपयोग किया तो कुल उपयोगिता कितनी हो जाएगी, 15 में से -5 माइनस हो जाएंगे तो ये 10। तो आप यदि छोटी टेबल बनाना चाहें तो ये टेबल बना सकते हैं। ये हो गई उपभोग की इकाइयाँ, ये सीमांत उपयोगिता और ये कुल उपयोगिता। लिखेंगे कैसे
कि आपसे पूछा है कुल उपयोगिता कब अधिकतम होती है। तो हमने अभी देखा कि जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है, अधिकतम होती है इसमें। तो जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, और इसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संतुष्टि या पूर्ण तृप्ति का बिंदु कहते हैं। तो आपको ये तालिका बनाना इजी है। आप क्या करना, इसको छोटा भी बना सकते हैं, जैसे मैंने पीछे बताया था वैसे भी बना सकते हैं, या इस तालिका से बना सकते हैं। चित्र भी सरल है। आप ओ एक्स अक्ष बना लेंगे, ओ वाई अक्ष को नीचे तक बनाएंगे, क्योंकि 0 के ऊपर प्लस में संख्या होती हैं और नीचे माइनस में। कुछ भी उपभोग की इकाइयाँ, जैसे मैंने लिख दिया रोटी की इकाइयाँ, आप संतरे, जो कुछ आपको लिखना हो। सीमांत उपयोगिता हमें दिख रही है कि 40, 30 ये घटकर 0 हो रही है और 0 के बाद ऋणात्मक हो रही है। तो इसका वक्र हमने क्या बनाया, ये 0 और 0 के बाद ये ऋणात्मक कर दिया। कुल उपयोगिता 40, 70, 90, 100 पहले बढ़ रही है, फिर 100 बढ़ रही है, तो ये बन गया चित्र। फिर 100 और 100 स्थिर है 2 बार, तो ये स्थिर हो गया। और इसके बाद ये क्या है, घट रही है, 100 के बाद 90 और 70, तो ये क्या हो गया, घटता हुआ। तो चित्र बनाना भी बहुत सरल है। तो कुल उपयोगिता कब अधिकतम होती है, जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, और इसे पूर्ण तृप्ति का बिंदु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, धनात्मक और ऋणात्मक उपयोगिता से क्या तात्पर्य है। तो आप उपभोग कर रहे हैं, आपको बहुत तेज भूख लगी है, तो पहली प्लेट से 10, दूसरी प्लेट से 5 उपयोगिता मिलेगी। अब पेट भरा गया है तो उपयोगिता 0 हो जाएगी। इसके बाद भी यदि आप उपभोग करते हैं तो उपयोगिता घटती जाएगी। तो सीमांत उपयोगिता पहले तो घटती है, फिर 0 हो जाती है और फिर ऋणात्मक हो जाती है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि उपयोगिता धनात्मक और ऋणात्मक उपयोगिता का क्या तात्पर्य है। जब आप पहली रोटी का उपभोग करते हैं तो आपको 10 उपयोगिता मिलती है, दूसरी से 5, तीसरी से 0, यानी यहाँ उपयोगिता कैसी है, धनात्मक है, सकारात्मक या धनात्मक है। और इसके बाद भी आपका पेट भर गया है और आप खाना खाते जाते हैं तो आपकी तबीयत खराब होगी, यानी आपको ऋणात्मक उपयोगिता मिलेगी। तो ये ऋण में है तो ये ऋणात्मक। तो y अक्ष पर 0 बिंदु के ऊपर के संख्यात्मक मान को सकारात्मक उपयोगिता कहते हैं, और y अक्ष पर 0 बिंदु के नीचे प्राप्त होने वाली उपयोगिता को ऋणात्मक उपयोगिता कहते हैं। तो धनात्मक या सकारात्मक उपयोगिता किसे कहते हैं, y अक्ष पर 0 बिंदु के ऊपर प्राप्त होने वाली उपयोगिता को सकारात्मक उपयोगिता कहते हैं, और y अक्ष पर 0 बिंदु से नीचे प्राप्त होने वाली उपयोगिता को ऋणात्मक उपयोगिता कहते हैं।